गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय मित्रों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, पढ़ाई तो चलती रहेगी, उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी काम जब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया ना जाए। आप जब भी किसी कार्य को करने के लिए सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा ये कार्य तो बहुत बड़ा है, मेरे बस की बात नहीं है, अरे भैया अपनी तो उम्र हो चुकी है, अरे भैया अब क्या होगा अपने से, अब तो समय ही निकल चुका है। तो इस सोच को खत्म कर दीजिए, क्योंकि कोई भी कार्य जब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया ना जाए। लेकिन जैसे ही आप उस कठिन से कठिन कार्य को एक बार करना स्टार्ट कर दोगे ना, वो कार्य आपको क्या लगने लग जाएगा, संभव लगने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, सही था, यार बात तो बिल्कुल सही है कि कल तक असंभव लग रहा था और जब करने बैठा तो क्या लग रहा है, संभव लग रहा है। और हाँ, जीवन में कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। जब भी आप गिरें, जब भी आप फेल हो जाएं, तो दिमाग में बस एक ही बात सेट कर लो कि मैं तो पैदा ही आज हुआ हूं, मैं तो पैदा ही आज हुआ हूं, मैंने तो काम की शुरुआत ही आज की है। जब भी आपको कोई नुकसान हो, जब भी आपको कोई घाटा हो, जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो, जब भी कोई हानि हो, तो क्या सोच लो, मैं तो पैदा ही आज हुआ हूं, मैंने तो काम की शुरुआत ही आज की है। ठीक है, और मैं अब और भी ज्यादा पावर लगाकर पूरी हिम्मत और ताकत के साथ इस काम को अब और भी ज्यादा ताकत के साथ में करूंगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारी मेन बात। देखिए, मैं आपको 12th क्लास की जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, जो 12th क्लास की जो जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं, जो आरबीएससी 12th बोर्ड है, ठीक है, उसके अंदर जो अध्याय नंबर जो 40 है, मानव के प्रमुख रोग और सामान्य रोग, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? अध्याय 40 हम पढ़ रहे हैं, मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि मानव के अंदर कौन कौन से प्रमुख और सामान्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो ये अध्याय है ये केवल 12th बायोलॉजी वालों के लिए ही है, 12th बायोलॉजी वालों के लिए ही है। बच्चों, जहां तक की जो रोगों की बात है, मानव के जो रोग होते हैं ना, वो तो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, मानव के रोगों के बारे में तो उसमें क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी 12th बोर्ड, या हम कह सकते हैं एनसीईआरटी 12th बोर्ड का जो जीव विज्ञान का जो 40वां अध्याय है, मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोगों का आज हम अध्ययन करेंगे। इधर आप देखिए, रोगों की दो श्रेणियां होती है, जन्मजात एवं ग्राहित रोग। रोगों की कितनी श्रेणियां होती है बच्चों? दो श्रेणियां होती है, मतलब कि जो रोग हैं उनको दो ग्रुपों में रख दिया, जन्मजात रोग और ग्राहित रोग। जन्मजात जो रोग होते हैं ना बच्चों, वो मानव में जन्म के समय से ही पाए जाते हैं, लेकिन जो ग्राहित रोग है वो मानव में जन्म के समय से तो नहीं पाए जाते हैं, परंतु जन्म के बाद में कुछ कारणों से उत्पन्न हो जाते हैं। देखते हैं हम अभी। सबसे पहले हम देखेंगे जन्मजात रोग के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? जन्मजात रोग के बारे में हम देखेंगे। देखिए, ये जन्मजात रोग के बारे में देखिए, ये रोग जन्म के समय से ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। ये रोग निम्नलिखित हो सकते हैं। देखिए, जो जन्मजात रोग होते हैं ना, ये तो जब बच्चा पैदा होता है ना, जब से उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, अरे इसको तो बीमारी है, इसको तो क्लाइनफेंटल सिंड्रोम है, इसको तो सिकल सेल एनीमिया है। मतलब कि बच्चे के अंदर क्या है बच्चों, मतलब कि प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों के अंदर कौन सा रोग हुआ है जो पैदा हुआ है अभी, उसमें मतलब उसके अंदर रोग है, उसके अंदर जन्मजात रोग है। तो जन्मजात क्या होते हैं रोग? जन्मजात रोग क्या होते हैं? ये रोग जन्म के समय से ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। ये रोग निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि अनुवांशिक रोग। ठीक है, अनुवांशिक रोग में कौन सा होता है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। तो सबसे पहले अनुवांशिक रोग क्या होते हैं? अनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो जन्म के समय से ही मानव में पाए जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। मतलब कि जो उसकी संतानें होगी ना, उसमें भी ये रोग जा सकता है, और जो संतानों की भी जो संतानें होगी उसमें भी ये रोग जा सकते हैं। इसका उदाहरण कौन सा हो गया सबसे अच्छा?
अनुवांशिक रोग का? सीकल सेल एनीमिया। कौन सा हो गया? सीकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो लाल रुधिर कणिकाओं का आकार जो गोलाकार होता है बच्चों, लाल रुधिर कणिकाओं का आकार ऐसा होता है डिस्क के समान गोल गोल, सीडी या डीवीडी के समान होता है, डिस्क के समान गोल गोल होता है, सर्कुलर होता है। आ रही बात आपको समझ में? लेकिन सीकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, इसका जो शेप होता है ना वो ऐसा हो जाता है केले के समान, हंसियाकार हो जाता है। तो चारा काटने का हंसिया नहीं होता जिससे चारा काटते हैं हम, वैसा हो जाता है। आ रही बात आपको? जिससे हम क्या काटते हैं? चारा काटते हैं, हंसियाकार हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो ठीक प्रकार से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है, ठीक प्रकार से ऑक्सीजन को शरीर में यहां वहां लेकर नहीं जा पाती है। ठीक है, तो और कौन से रोग हो सकते हैं अनुवांशिक? जैसे कि अपन बोल सकते हैं डाउन सिंड्रोम हो सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए सीकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये 4 प्रमुख अनुवांशिक रोग है बच्चों, जो जन्म के समय से ही व्यक्ति में पाए जा सकते हैं। और इसी प्रकार के रोग को क्या कहेंगे? जन्मजात रोग कहेंगे। ठीक है, दूसरे प्रकार के जन्मजात रोग कौन से हैं? कार्यकी एवं विकास संबंधी दोष। कार्यकी क्या होती है? मानव की फिजियोलॉजी को ही उसकी कार्यकी बोल रहे हैं। कार्यकी का मतलब क्या है कि पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य कर रहा है, क्या सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, या गलत तो कार्य नहीं कर रहा है, हृदय किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कोई जन्मजात हृदय रोग है, आ रही है बात आपको समझ में, या फिर कोई शरीर का कोई ऑर्गन ही डेवलप नहीं हुआ, मतलब कि ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसमें एक पैर ही नहीं है, ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी नाक ही नहीं है, ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी आंख ही नहीं है, ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसके एक होठ ही नहीं है, या तो निचला होठ नहीं है या ऊपरी होठ नहीं है, मुंह में अपन जीभ भी नहीं है। तो कुछ भी कार्यकीय एवं विकास संबंधी दोष भी हो सकते हैं। तो मानव में जो रोग होते हैं उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जन्मजात और ग्राहित। जन्मजात रोग क्या होते हैं बच्चों? जन्मजात, नाम से पता चल रहा है, जन्मजात, जन्म के समय से व्यक्ति में पाए जाते हैं। ये रोग निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि अनुवांशिक, और अनुवांशिकी का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें रोग? अनुवांशिक रोग का एग्जाम्पल कौन सा है? सीकल सेल एनीमिया। कौन सा है? सीकल सेल एनीमिया। और कौन सा हो सकता है? कार्यकी एवं विकास संबंधी दोष, जैसे कि हेयर लिप्स। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो लिप्स होते हैं ना, देखिए मनुष्य के लिप्स कितने अच्छे होते हैं, ऐसे होते हैं, बिल्कुल अच्छे से होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ऐसे हो जाते हैं लिप्स में कट वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, अपन बोल सकते हैं कटे फिटे लिप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हेयर लिप्स रोग हो जाता है। लिप्स असामान्य होता है, इसके अंदर जो होठ होता है ना, होठ, ठीक है, वो क्या होता है, असामान्य होता है। अब हम देखते हैं ग्राहित रोग। ये रोग जन्म के बाद संक्रमण, विघटन, आहार दुर्व्यसन, तनाव, उत्परिवर्तन आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो ग्राहित रोग जो है ना बच्चों, वो किसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं? जो ग्राहित रोग है वो जन्म के बाद किसी संक्रमण से उत्पन्न हो रहे हैं। किससे उत्पन्न हो रहे हैं? संक्रमण से उत्पन्न हो रहे हैं। जो ग्राहित रोग होते हैं ना बच्चों, ये कभी भी जन्मजात नहीं होते हैं, जन्म के समय से नहीं पाए जाते, बल्कि जन्म के बाद वातावरणीय कारकों से ये हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, पर्यावरण के द्वारा हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए कोरोना चल रहा है, क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। अब हमारे किसी अंकल जी को कोरोना हो गया, अब अपन गए कोरोना से, अपन अंकल जी से मिलने गए, ये हीरो बनते हुए गए अपने तो कुछ नहीं होता, नमस्ते अंकल जी कैसे हैं आप, ऐसे जा रहे हैं, हीरो बनते हुए जा रहे हैं, और फिर पता चल रहा है थोड़ी देर बाद जीरो बनते हुए आ रहे हैं, वहां से कप कपाते हुए, बीमार होते हुए। आ रही बात आपको समझ में? मतलब कि अंकल जी से हमारे अंदर कोरोना का क्या हो गया? संक्रमण हो गया। तो क्या ये कोरोना बीमारी क्या हमारे अंदर क्या जन्मजात थी क्या? नहीं, ये तो अभी उत्पन्न हुई है हमारे अंदर जन्म के बाद में। और किस कारण उत्पन्न हुई है? संक्रमण के कारण। तो देखिए आप, जो ग्रहित रोग होते हैं ना बच्चों, ये जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं, और ये जन्म के बाद संक्रमण क्या होता है कि जो संक्रामक रोग होते हैं, जैसे कि कोरोना हो गया, ठीक है, दाद हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, एड्स आदि हो गए, ये जो रोग है ये संक्रमित व्यक्ति से, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो सकते हैं। विघटन के कारण भी बच्चों ग्राहित रोग हो सकता है। विघटन का मतलब क्या है?
धूम मचा ले गाना गाते हुए तेज स्पीड में बाइक चलाते हुए जा रहे हैं। आजकल तो लड़कों का यही काम है, हीरो बनते हैं बिल्कुल, ठीक है, बाइक वगैरह लेके उड़ते रहते हैं हवा में। फिर क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया और पता चला पैर कट गया, हाथ कट गया, आंख फूट गई, तो अपन क्या कह सकते हैं, विघटन हो गया शरीर के किसी भाग का, क्या हो गया, विघटन हो गया, जिसके कारण भी अपन क्या कह सकते हैं, उसमें ग्राहित रोग उत्पन्न हो गया। अब एक्सीडेंट से अगर उसका हाथ पैर चला जाए तो बच्चों क्या जन्म के समय से तो उसमें हाथ पैर था ना, आ रही बात आपको समझ में। तो और इधर देखिए आहार के कारण भी ग्राहित रोग हो जाता है। आजकल के बच्चे स्कूल में ही सोचते रहते हैं, हाँ आज घर पे काश मैगी मिल जाए, काश पास्ता मिल जाए, मजा आ जाए जिंदगी का, जिंदगी साकार हो जाए, पास्ता मिल जाए तो हाँ आनंद आ जाए, ऐसे करते हैं बच्चे। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पास्ता है, ये जो मैगी है, ये जो चाउमीन है, इससे हमारे शरीर को ना तो कोई प्रोटीन प्राप्त हो रहा है, ना ही कोई ठीक प्रकार से न्यूट्रिशन प्राप्त हो रहा है। तो आहार संबंधी असामान्यताओं के कारण भी ग्राहित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब कहीं जो जैसे लड़कियां होती है मैगी खाती है, उनको मैगी पसंद होती है, उनको रोटियां पसंद होती ही नहीं है, दूध वगैरह से तो नफरत करती है, तो मैगियां खाएगी, आ रही है बात आपसे। तो मैगी वगैरह खाने से क्या होगा, मैगी वगैरह खाने से क्या होगा, शरीर में पोषक पदार्थों की कमी हो जाएगी, कुपोषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर कुपोषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि आहार के कारण भी ग्राहित रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। दुर्व्यसन के कारण सिगरेट पीने से, गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से, दारू पीने से, तो ये दुर्व्यसन ही तो है। इसके कारण भी शरीर में बहुत सारे रोग हो सकते हैं। जैसे ज्यादा शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, यकृत सड़ने लग जाता है, ठीक है, पेट संबंधी बहुत सी बीमारियां हो जाती है। नशा करने से मानसिक बीमारियां हो जाती है, मानसिक पागलपन उत्पन्न होने लग जाता है। तंबाकू, गुटखा आदि के सेवन से, सिगरेट, बीड़ी आदि के पीने से कैंसर हो जाता है, आदमी मर जाता है सड़ सड़ के कैंसर के अंदर। किसके कारण हो रहा है ये, दुर्व्यसन के कारण भी ग्राहित रोग उत्पन्न हो रहा है। अब क्या कैंसर क्या जन्म के समय से पाया जा रहा था क्या, नहीं, ठीक है। तनाव, क्या बच्चा पैदा होते ही टेंशन लेने लग जाता है, बहुत टेंशन है, कैसे तो स्कूल पास करूंगा, कैसे क्या होगा। टेंशन नहीं लेने का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, है ना। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, तो तनाव के कारण, तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन, क्या कहते हैं इसको, टेंशन, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में जब हम नकारात्मक विचार करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो वहां पर तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, वहां पे तनाव उत्पन्न हो जाता है। बच्चों देखिए, आप मेरी एक बात ध्यान सुनिए, सोचना गलत नहीं है, आप कितना भी सोचिए बैठे बैठे किसी चीज के बारे में, सोचना कभी भी गलत नहीं होता है। सोचना गलत होता है उल्टा सोचना। हम अगर किसी चीज के बारे में उल्टा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर आप हर चीज के बारे में अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोच रखे, तो आपको कभी तनाव उत्पन्न होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो तनाव के कारण आजकल आप देखिए कितने बिजी हो चुके हैं लोग, कितना ही अमीर हो जाए आदमी फिर भी टेंशन में रहता है। किसी को पैसे की टेंशन, किसी को शादी की टेंशन, किसी को पड़ोसी की टेंशन, और मेरे स्टूडेंटों को मेरी टेंशन कि सर शादी क्यों नहीं कर रहे, मतलब किसी के कोई ना कोई टेंशन भरी हुई है दिमाग के अंदर। आ रही है बात आपको समझ में। तो तनाव हो गया। उत्परिवर्तन क्या होते हैं, शरीर में कभी कभी अचानक ही कोई नए परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। शरीर में अचानक ही क्या उत्पन्न हो जाते हैं बच्चों, कोई नए परिवर्तन हो जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें ही उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप समझिए, कोई व्यक्ति है, ना कभी गुटखा खाया, ना कभी तंबाकू खाया, ना ही कभी सिगरेट पी, ना ही कभी बीड़ी पी, ना ही कभी शराब पी, फिर भी कैंसर हो गया उसको। किसके कारण, क्योंकि शरीर में अचानक ही उत्परिवर्तन हुआ और कैंसर हो गया। कैंसर की जो सेल्स वो उत्पन्न होने लगी उसकी बॉडी के अंदर, कैंसर हो गया। आ रही बात आपको समझ में। और क्या हो रहा है, जैसे कोई बगीचा है और उसमें हमने कोई पौधे लगा रखे हैं और वो पौधे सफेद पुष्प उत्पन्न करते हैं, उन पौधों में सफेद फूल लगता है। अब अचानक से क्या देखा हमने जाकर कि यार एक पौधा नीले पुष्प दे रहा है, एक पौधे में नीले पुष्प उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब कि क्या हुआ बच्चों, किसी सफेद पुष्प वाले पौधे के अंदर क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, उसके लक्षणों में अचानक से क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो उत्परिवर्तन नाम से पता चल रहा है, उत मतलब अचानक और परिवर्तन मतलब परिवर्तन ही होता है। तो अचानक से उत्पन्न हुए परिवर्तनों को ही क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों
अपन ने रोगों की श्रेणियों के बारे में पढ़ा। दो प्रकार की श्रेणियां हैं, जन्मजात व ग्राहित। ठीक है, जन्मजात रोग जन्म के समय से ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। ये अनुवांशिक भी हो सकते हैं जैसे कि सीकल सेल एनीमिया, और कार्यकी और विकास संबंधी दोष भी हो सकते हैं जैसे कि हेयर लिप्स रोग। ठीक है, जो रोगों की जो दूसरी श्रेणी है बच्चों वो है ग्राहित रोग। ये रोग जन्म के बाद संक्रमण, विघटन, आहार दुर्व्यसन, तनाव, उत्परिवर्तन आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। संक्रमण मतलब क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति से, मतलब रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को जब रोग फैल जाता है तो इसे संक्रमण कहते हैं। विघटन क्या होता है? एक्सीडेंट में कोई हाथ पैर का गवा देना। आहार संबंधी क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि की कमी से शरीर के अंदर होने वाली असामान्यता रोग या कुपोषण। दुर्व्यसन क्या है? गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, नशीले पदार्थों का दुर्व्यसन, बुरी आदतें। तनाव मतलब टेंशन, नेगेटिव विचारों के कारण जो शरीर के अंदर जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसे तनाव कहते हैं। उत्परिवर्तन, अचानक से उत्पन्न हुए परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। ये लाभदायक भी हो सकते हैं, ये हानिकारक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्राहित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्राहित रोग होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? ग्राहित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। देखिए, संक्रामक रोग क्या है? ये रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है, इसलिए इसे संक्रामक रोग भी कहते हैं। किसी व्यक्ति को एड्स है और वो दाढ़ी बना रहा है और हम उसके पास गए, देना यार तेरा रेजर देना, जरा मैं भी तेरी रेजर से दाढ़ी बना लूं, ब्लेड के पैसे तो बचेंगे कम से कम 2 रुपए। ठीक है, तो क्या हुआ, पता चला उसके जब दाढ़ी बना रहा था ना, वो तो कट लग गया था और उसका खून ब्लेड पे लग गया था, और उसी ब्लेड से हमने दाढ़ी बना ली, हमारे भी गलती से कट लग गया और उसका खून हमारे खून के संपर्क में आ गया, तो हमें क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर के पास गए, राजेश को एड्स था, ब्रिजेश स्वस्थ था। राजेश को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, ठीक है, और उसी इंजेक्शन से भी ब्रिजेश को भी इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, दवाई डाल दी शरीर में इंजेक्शन लगा के, तो क्या होगा? ब्रिजेश से एड्स की बीमारी इंजेक्शन द्वारा, मतलब राजेश से एड्स की बीमारी इंजेक्शन द्वारा ब्रिजेश में भी पहुंच जाएगी। आ रही बात? और समझिए, हमारे कोई अंकल जी है, कोरोना हो गया। ठीक है, जैसे कि एक राधे श्याम जी अंकल जी हैं जिनको कोरोना हो गया। ठीक है, राजेश नाम का एक लड़का जो स्वस्थ है, वो राधे श्याम जी से मिलने गया और अंकल जी कैसे हो, ये हीरो बन रहा है। अरे अपने कुछ नहीं होता, अपन 21 साल के लौंडे हैं, अपने क्या फर्क पड़ेगा, हीरो बनते हुए जा रहा है। आ रही है बात आपको समझ में? फिर पता चला कि राधे श्याम अंकल जी से राजेश को क्या हो गया? संक्रमण हो गया। कोरोना का क्या हो गया? संक्रमण हो गया, और वो भी पड़ गया आडा वहीं पे बैठ के ऊपर, बीमार हो गया। आ रही है बात आपको समझ में? तो संक्रामक रोग क्या होते हैं? ये रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है, इसलिए इसे संक्रामक रोग भी कहते हैं। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो। अभी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में। ठीक है, अब क्या ये घुटने का दर्द अगर मैं किसी से मिल लूं, किसी से हाथ मिला लूं, किसी से मजाक कर लूं, किसी के साथ बैठ के खाना खा लूं, तो क्या घुटने का दर्द उसको भी हो जाएगा? क्या उसमें पहुंच जाएगा? कि मुझ में से घुटने का दर्द नहीं पहुंचेगा? तो घुटने का दर्द क्या है बच्चों? असंक्रामक रोग है। अब मुझे कोरोना है और अगर कोई मेरे साथ खाना खा रहा है, मेरी थाली में, मेरे पास में बैठ के, कोरोना हो सकता है सामने वाले को, क्योंकि कोरोना क्या है? संक्रामक रोग है। स्वस्थ व्यक्ति से जब रोग, मतलब कि संक्रमित व्यक्ति से जब रोग स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है, उसी रोग को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। ये रोग, देखो संक्रामक रोग के बारे में सुनो, ये रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है, इसलिए इसे संक्रामक रोग भी कहते हैं। इन्हें संचरण होने वाला रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसका संचरण हो रहा है रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में। इस रोगों का क्या हो रहा है? संचरण हो रहा है। संक्रामक रोगों को संचरण रोग भी कहते हैं, क्योंकि इनका संचरण होता है। संचरण मतलब होता है जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में ये रोग जा सकते हैं, इसलिए इन्हें संचरण होने वाले रोग भी कह सकते हैं। जैसे कि रिंग वर्म, दाद, किसी को दाद खुजली है, किसी के पेट पे दाद हो गया और उसकी शर्ट को हमने पहन लिया, हमें भी दाद हो जाएगा। आ रही है बात आपको समझ में? किसी के हाथ पे दाद, खाज, खुजली हो रही है, फोड़े फुंसी, हमने हाथ मिला लिया उससे, हमें भी हो सकता है। आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है, किसी के दाद हो रहे हैं और उसके बिस्तर में हम सो गए, दाद वाले व्यक्ति के, हमें भी दाद हो सकते हैं, और ये बहुत जल्दी से ठीक भी नहीं होते हैं, 1-1 साल लग जाते हैं दवाई लेते हैं, जब जाके दाद वगैरह बिल्कुल जड़ से खत्म होते हैं। कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है?
कवक के द्वारा ये होता है। इंग्लिश में दांत को रिंग वर्म कहते हैं। किसी के टॉवल को हमने काम में लिया, अब अपन नाई के जाते हैं, वो एक टॉवल से सबकी मुंह पहुंचता रहता है दाढ़ी बना बना के। अब हो सकता है किसी के दाद हो, ठीक है, तो वो दाद हमें भी हो सकता है ना, ठीक है ना। तो इधर आप देखिए रिंग वर्म हो गया, रिंग वर्म दाद, ठीक है ना। डेंगू, डेंगू डेंगू में क्या होता है, शरीर में प्लेटलेट्स अर्थात पट्टिकाणु की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। आदमी एक बार अगर बैठ गया ना कहीं पर तो ऐसा लगता है बैठा ही रहूं भैया शाम तक, उठने की बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रहती, शरीर के अंदर एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है, आदमी की शक्ति, आदमी की मरने जैसी हालत हो जाती है डेंगू के अंदर। अगर इलाज नहीं करवाओगे तो मर भी सकता है। अब किसी अंकल जी को डेंगू है और हम मिलने गए, अब वहां पर मच्छर ही मच्छर है, अब वो मच्छर अंकल जी को काट के हमें भी काट रहे हैं, तो वो जो डेंगू का जो रोगाणु है, उस डेंगू के रोगाणु को वो मच्छर हमारे अंदर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो अंकल जी से डेंगू की बीमारी हमारे अंदर आ गई। वाहक कौन है यहाँ पे, मच्छर है। क्या है यहाँ पर, वाहक मच्छर है। मच्छर, चलो तो डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर होता है, कौन सा होता है, एडीज। कौन सा होता है बच्चों, एडीज, एडीज एजिप्टी, एजिप्टी, एडीज, एडीज एजिप्टी नाम का जो मच्छर होता है बच्चों, वही क्या होता है, वही अपन कह सकते हैं डेंगू रोग का वाहक होता है। मलेरिया रोग, मलेरिया रोग का वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर या मादा एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो या मादा। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है, मादा एनाफिलीज मच्छर या फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। आ रही है बात आपको समझ में, ठीक है। अब देखिए एड्स, एड्स एक बहुत ही भयानक बीमारी है, इससे बचाव ही सिर्फ इसका इलाज है, क्योंकि अगर एड्स एक बार हो जाता है तो आदमी मरता ही है। चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी को भी एड्स हो जाए ना तो उसको भी कोई नहीं बचा सकता है, पैसा भी उसको नहीं बचा सकता है, चाहे वो कितना भी इलाज करवा ले, वो मर जाएगा 1-2 या 2-3 सालों के अंदर, सड़ सड़ के उसका शरीर खत्म हो जाएगा। एड्स बीमारी कैसे फैलती है बच्चों, कैसे फैलती है ये फैल सकती है एक ही रेजर या एक ही ब्लेड से बहुत सारे लोग दाढ़ी बना रहे हैं, तो इससे भी क्या हो सकता है, एड्स फैल सकता है, क्योंकि रक्त द्वारा फैलने वाला ये रोग है, ठीक है। जैसे एक माना कि एक नाई है, वो एक ही ब्लेड से सबकी दाढ़ी बना रहा है, सबकी दाढ़ी बना रहा है, राजेश की भी बना रहा है, रमेश की भी बना रहा है, ब्रिजेश की भी बना रहा है, विमलेश की भी बनाना है। अब पता चला राजेश को एड्स था, अब वो राजेश का खून ब्लेड पे लग गया, अब वो ब्रिजेश की भी दाढ़ी बन रही है, पता चले ब्रिजेश की भी खून, ब्रिजेश के भी कट लग गया, ये लो राजेश का खून ब्रिजेश के संपर्क में आ गया, ब्रिजेश को भी एड्स हो जाएगा। आ रही है बात आपको समझ में। तो क्या हो सकता है, एक ही रेजर द्वारा या एक ही ब्लेड द्वारा जब अलग अलग व्यक्ति दाढ़ी बनाते हैं तो इससे एड्स हो सकता है। एक ही सुई द्वारा सबको इंजेक्शन, एक ही सुई सबको लगाने से, डॉक्टर है कंजूस, कोई कंजूस डॉक्टर है खतरनाक, मैं तो पैसे बचाऊंगा भैया, एक ही सुई से सबको दवाई दे रहा है, ठीक है, सबके एक इंजेक्शन ठोक रहा है, तो पता चला ये लो एड्स फैला दिया उसने। क्या फैला दिया, एड्स फैला दिया। असुरक्षित यौन संबंधों से, असुरक्षित यौन संबंधों से भी क्या फैलता है, एड्स फैलता है। इसलिए संयमित जीवन जीना चाहिए। आ रही है बात आपको समझ में। संक्रमित माता से उसके शिशु को भी एड्स की बीमारी मिल सकती है। तो संक्रामक रोग क्या है, संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो सकते हैं, इसलिए इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इन्हें संचरण होने वाले रोग भी कहते हैं, जैसे कि रिंगवर्म मतलब कि दाद, डेंगू, मलेरिया, एड्स आदि। अब हम क्या पढ़ेंगे असंक्रामक रोगों के बारे में, कि ये रोग एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में संपर्क से नहीं फैल सकते हैं। अगर राजेश को असंक्रामक रोग है और ब्रिजेश अगर राजेश से मिलने जा रहा है, तो ब्रिजेश राजेश के पास अगर 1 साल तक भी रुका रहा ना तो भी ब्रिजेश को ये रोग नहीं फैलेगा, राजेश वाला रोग ब्रिजेश को नहीं होगा, क्योंकि राजेश को तो असंक्रामक रोग है ना। और असंक्रामक रोग कभी भी क्या होता है बच्चों, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो देखिए आप, जो असंक्रामक रोग होता है वो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में संपर्क से नहीं फैल सकता है, ठीक है। अगर मुझे असंक्रामक रोग है,
जैसे कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, और अगर आप मेरे से कोचिंग पढ़ने आओ या मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊँ तो ये तो नहीं है ना कि रोग आपको भी हो जाएगा। मेरे घुटने का दर्द तो मेरे घुटने में ही रहेगा, आपके थोड़ी हो जाएगा। तो इधर आप देखिए, जो असंक्रामक रोग होता है वो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। असंक्रामक रोग एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में संपर्क से नहीं फैल सकते हैं, इसलिए इन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, या क्या कह सकते हैं, असंचरण रोग भी कह सकते हैं। जैसे कि एलर्जी, किसी व्यक्ति को फूलों की खुशबू से एलर्जी है, उसको छींक आने लग जाती है, जैसे हजारे का गुलाब का फूल सूंघ हुआ होगे, तो जो उसके दोस्तों से अगर वो मिलने जाएगा तो दोस्तों को भी एलर्जी थोड़ी हो जाएगी। आ रही है बात आपको समझ में? जैसे मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है, माना कि मुझे मूंगफली से एलर्जी है, मूंगफली खाने से एलर्जी है। अब बच्चों, अगर मैं आपसे बातें करूं, आपको पढ़ाऊं, आपसे मिलने आऊं, तो क्या आपको भी मूंगफली से एलर्जी हो जाएगी? क्या नहीं, ये तो मेरा व्यक्तिगत रोग है ये तो, ठीक है। अपूर्णता मतलब जैसे कि माना कि मैं ना मैगी खाता हूँ, चाउमीन खाता हूँ, लेकिन ठीक से रोटी, हरी सब्जियाँ, पालक और प्रोटीन, दालें, ये ठीक से नहीं लेता हूँ। अपूर्णता रोग कैसे होता है कि अगर हमें पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है तो शरीर में पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है और अपूर्णता हो जाती है शरीर में, इसे अपूर्णता रोग कहते हैं। अब देखिए, आप सड़कों पे देखिए, आप झाड़ू बनाने वाले जो बेचारे गरीब जो लोग होते हैं, उनके बच्चे देखिए कुपोषित होते हैं, उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है। अब अगर हम उनसे झाड़ू में खरीदने जाए या हम उनके पास में बैठ जाए तो हमें भी अपूर्णता हो जाएगी क्या? नहीं, हमें अपूर्णता रोग नहीं होगा। अपूर्णता रोग तो उसे ही होगा जो अपूर्ण भोजन ले रहा है। हरी बात आपको समझ में? कैंसर हो गया, किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, जैसे मेरे मिलने वाले अंकल थे, उन्हें कैंसर हो गया, लेकिन वो कैंसर उनके बच्चों में थोड़ी फैल गया, उनके बच्चे उनकी दिन रात सेवा करते थे, ये कैसे भी करके पिताजी बच जाए, लेकिन नहीं बचे बेचारे अंकल जी, अब क्या कर सकते, ठीक है, ये तो लीला है। तो इधर आप देखिए, एलर्जी हो गया, अपूर्णता रोग हो गया, कैंसर आदि हो गया, ये सभी क्या असंक्रामक रोग है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने मानव के प्रमुख व सामान्य रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दो श्रेणियां होती है, जन्मजात, ग्राहित। जन्मजात रोग क्या होते हैं? जन्म के समय से ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। ये अनुवांशिक भी हो सकते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और कार्य व विकास संबंधी दोष भी हो सकते हैं, जैसे कि हेयर लिप्स, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? ग्रहित रोग। ग्रहित रोग ये रोग जन्म के बाद संक्रमण, विघटन, आहार, दुर्व्यसन, तनाव, उत्परिवर्तन आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। संक्रमण मतलब क्या होता है कि किसी रोग का रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाना संक्रमण है। विघटन मतलब एक्सीडेंट के कारण हाथ पैर का गवा देना, होठ वगैरह का फट जाना, आंखें फूट जाना, ये है, ठीक है। आहार मतलब आहार की कमी के कारण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि की कमी के द्वारा होने वाले शरीर में जो कुपोषण है उसे आहार संबंधी रोग कहेंगे। दुर्व्यसन, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशीले पदार्थों के द्वारा, मतलब बुरी आदतों के कारण, बुरी संगति के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें दुर्व्यसन संबंधित रोग कहते हैं। तनाव मतलब टेंशन, ठीक है। उत्परिवर्तन मतलब अचानक से परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, इसे तनाव या उत्परिवर्तन, मतलब इसे तनाव किसे कहेंगे बच्चों? वापस बता देता हूँ आपको। तनाव किसे कहते हैं कि नेगेटिव विचारों के कारण या किसी चीज़ के बारे में जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, जो हानिकारक परिवर्तन होते हैं, उसे तनाव कहते हैं। ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हाँ, ये बात आपको समझ में? उत्परिवर्तन क्या होते हैं? अचानक से उत्पन्न हुए लक्षणों को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इस सब के कारण ग्राहित रोग उत्पन्न हो सकता है। ग्राहित रोग दो प्रकार के हैं, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है, जबकि असंक्रामक रोग एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं फैलता है। मतलब कि जो असंक्रामक रोग होता है वो कभी भी एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को नहीं फैलेगा। अगर देखो, ये रोग एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में संपर्क से नहीं फैल सकता, ठीक है। संक्रामक रोग को संचरण होने वाला रोग भी कह सकते हैं, और जो असंक्रामक रोग है इसे क्या बोल सकते हैं? असंक्रामक रोग या असंचरणशील रोग भी कह सकते हैं। यहां पर असंक्रामक की जगह अपन लिख देंगे असंचरित रोग। कौन सा रोग कह देंगे अपन? असंचरित रोग कह देंगे, वो चेंज कर देंगे अपन पीडीएफ के अंदर। संक्रामक रोग कौन सा है? रिंगवर्म, जैसे कि एलर्जी, मतलब दाद हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, एड्स हो गया। और असंक्रामक रोग कौन सा है? एलर्जी, अपूर्णता रोग, कैंसर आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे संक्रामक रोगों के बारे में कि संक्रामक रोग कौन कौन से हैं बच्चों। संक्रामक जो रोग होते हैं वो संक्रमण द्वारा फैलते हैं। जब आप किसी रोगी के संपर्क में आ जाते हो तो आपको उस रोग का संक्रमण हो जाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा हो सकते हैं? ये रोग जो संक्रामक रोग है, ये जीवाणुओं के द्वारा, विषाणु मतलब वायरस के द्वारा, ठीक है, प्रोटोजोआ
कवक आदि के द्वारा हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी को राधे राधे, सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, सभी 26 जनवरी को धूमधाम से बनाएंगे। ठीक है, हमारा ये राष्ट्रीय पर्व है। ठीक है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।